अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और अपने-अपने घरों में खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर पेंशन पेपर्स के बारे में। या जब भी हम पेंशन लेते हैं तो उसके लिए पेपर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हमने रेडी करके देने होते हैं। अब अगर आपको ये सब रिक्वायरमेंट्स बिफोर हैंड पता हो, मतलब आपको पहले से ये सारी रिक्वायरमेंट्स पता हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आप उन पेपर्स को तैयार करें और सबमिट करवा दें, जमा करवा दें, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो ऑब्वियसली आप एक दफ़ा जाएंगे, आप पेपर सबमिट करेंगे, उसमें कोई ना कोई कमी निकल आएगी, वो वापस भेज दिए जाएंगे और फिर उसके बाद वो दोबारा से जो कमी होगी वो पूरी करके भेजेंगे और फिर इस तरह से बहुत सा टाइम ज़ाया हो जाता है उन लोगों का जिनको ये नहीं पता कि जो पेंशन पेपर्स हैं उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सा फॉर्म उसके लिए यूज़ होता है, वो फॉर्म कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। फर्दर ये कि उसके साथ आपने क्या-क्या चीज़ अटैच करनी होती है, मतलब उस फॉर्म के साथ हमें क्या-क्या चीज़ सबमिट करवानी होती है एजीपीआर में कि हमारे जो पेंशन केस है वो ज़्यादा डिले ना हो। हमारी जो आज की वीडियो है ये मैनुअल ऑन पेंशन प्रोसीजर। ये मैनुअल मैंने डाउनलोड किया है एजीपीआर की वेबसाइट से। आप भी एजीपीआर की वेबसाइट से इसको बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इस मैनुअल का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो फॉर्म्स हैं जिनका भी मैं ज़िक्र करूँगी उनका भी मैं लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा काइंडली। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिक्वायरमेंट्स फॉर पेंशन पेपर्स हैं कि आपकी पेंशन के लिए कौन-कौन से पेपर्स रिक्वायर्ड होते हैं बेसिकली। तो ये सीरियल नंबर 104 है। आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सीरियल नंबर 104 है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो नंबर 1 पॉइंट है, एप्लीकेशन इज़ ऑन प्रॉपर फॉर्म CSR 25 रिवाइज्ड, 3 सेट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जो एप्लीकेशन वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है वो लाजमी तौर पर CSR 25 रिवाइज्ड पर ही होनी चाहिए और उसके हमें कितने सेट्स रिक्वायर्ड हैं? 3 सेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब जब भी आप ये एप्लीकेशन देंगे पेंशन की तो आपको CSR 25 पर देना है, ठीक है, और उसके 3 सेट्स बनाने हैं आपको। 3 सेट से कम नहीं चलेंगे, राइट। CSR 25 का जो फॉर्म है वो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर बहुत आसानी से CSR 25 का जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये CSR 25 का फॉर्म है। ये फाइनेंस विजन रेगुलेशन विंग ने 2 अप्रैल 2016 में ये उन्होंने जो पेंशन फॉर्म है उसको काफ़ी सिंपल कर दिया था उस टाइम पर। तो उसका उन्होंने रिवाइज्ड जो मतलब वर्जन है वो उन्होंने दिया था जो CSR 25 का, और फिर उन्होंने ये सारी मिनिस्ट्रीज़ को लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, ये ऊपर से लेकर नीचे तक कि इन सबको उन्होंने कॉपीज़ भेजी हैं और उस पर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अब से ऑनवर्ड्स जो हैं वो ये जो पेंशन का ये जो रिवाइज्ड वर्जन है इस फॉर्म का ये ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये जो CSR 25 है इसको किस तरह से फिल करते हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपने इसमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी होती हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको सब का सब बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा रही हूँ। सेकंड है, ऑल रेलेवेंट कॉलम्स स्पेसेस आर फिल्ड अप एंड साइंड बाय द एप्लीकेंट एज वेल एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी इसको साइन होना लाजमी है, इसको आपने साइन करवाना है, बाय द एप्लीकेंट भी साइन होना लाजमी है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के भी सिग्नेचर होना इसमें लाजमी है। और सारे के सारे कॉलम्स इसमें आपने फिल करने हैं, स्पेसेस फिल करनी है और फील्ड अप इसका होना लाजमी है, ठीक है। जो CSR 25 है इसकी बात हो रही है। अच्छा, फिर नंबर 3 है ऑफिस ऑर्डर, नोटिफिकेशन ऑफ रिटायरमेंट। ऑफिस ऑर्डर होते हैं या नोटिफिकेशन होता है रिटायरमेंट का, ये दोनों चीज़ें भी CSR 25 के साथ आपको अटैच करना है, ठीक है। नो डिमांड सर्टिफिकेट फ्रॉम डिपार्टमेंट स्टेट ऑफिसर।
अच्छा, नो डिमांड सर्टिफिकेट मतलब एनडीसी होता है आपका। एनडीसी आपका डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये डिक्लेयर करता है कि आपने कोई भी ड्यूज जो है वो डिपार्टमेंट के या गवर्नमेंट के नहीं देने हैं। और स्टेट ऑफिसर से भी एनडीसी लिया जाता है। स्टेट ऑफिसर से एनडीसी उस सूरत में लिया जाता है जब आपने घर स्टेट ऑफिस के थ्रू हायर करवाया हुआ हो, या स्टेट ऑफिस के थ्रू जो घर अलॉट होते हैं वो आपको अलॉट हुआ हो, तो तब भी आप स्टेट ऑफिसर से एनडीसी लेंगे, जो कि आपको पेंशन पेपर्स के साथ लगाना होता है। फिर एलपीसी है एंड सर्विस स्टेटमेंट है। एलपीसी बेसिकली होता है लास्ट पे सर्टिफिकेट। लास्ट पे सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जो भी पे आपने आखिर में ड्रॉ की है वो आपका लास्ट पे सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, मतलब आपकी बेसिक पे जो थी वो क्या थी जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको एमोलुमेंट्स जो मिल रहे थे वो क्या क्या मिल रहे थे और कितने मिल रहे थे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है लास्ट डे, अगर आपको लास्ट डे प्रमोट कर दिया जाता है तो आपकी जो एलपीसी होगी, यानी जो लास्ट पे सर्टिफिकेट आपका होगा, वो आपकी वो पे होगी जो आपकी प्रमोशन के बाद आपकी पे फिक्स होगी। ठीक है, जो मतलब आपको आप फॉर एग्जांपल आप नॉन गजटेड थे और आप गजटेड में चले गए हो तो ऑब्वियसली अलाउंसेस बढ़ जाएंगे, आपकी बेसिक पे में फ़र्क आ जाएगा, अलाउंसेस में फ़र्क आ जाएगा, मे बी सम अलाउंसेस आपके ऐड हो जाएं, तो जो लास्ट पे सर्टिफिकेट होगा उसमें सारे के सारे एडेड अलाउंसेस जो आपकी बेसिक पे में डिफरेंस आया है, मतलब जो आपकी बेसिक पे बढ़ के जहाँ जिस स्टेज पर आपकी बेसिक पे पहुंच गई है वो बेसिक पे लिखी जाएगी, और सारे के सारे जो रिवाइज्ड अलाउंसेस हैं वो लिखे जाएंगे, रिवाइज्ड बेसिक पे लिखी जाएगी। राइट, तो मतलब एलपीसी जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, पेंशन पेपर्स के साथ बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पर जो आपकी पेंशन है वो बेस करती है बेसिकली। नेक्स्ट है सर्विस बुक। सर्विस बुक इन ओरिजिनल कंटेनिंग ऑल एंट्रीज अप टू रिटायरमेंट। ठीक है, इसमें सारी की सारी एंट्रीज होंगी अप टू रिटायरमेंट होंगी, यानी जो रिटायरमेंट का दिन है उस दिन तक की सारी एंट्रीज होंगी। वेरिफिकेशन ऑफ सर्विसेज होगा, मतलब जितनी भी आपने सर्विस की है उसको वेरीफाई करेंगे सर्विस बुक में। एंड वेरिफिकेशन ऑफ पे फिक्सेशन, मतलब जो भी पे फिक्स हुई है आपकी, जहाँ जहाँ पर चेंज आया है आपकी पे में, जब जब आपकी पे रिवाइज हुई है तो वो भी वेरीफाइड होनी चाहिए है एजीपीआर के थ्रू। ठीक है, एजीपीआर उसको वेरीफाई कर चुका हुआ हो, आपकी सर्विस बुक हर लिहाज से कंप्लीट हो, सारी की सारी उसमें एंट्रीज हो अप टू रिटायरमेंट। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विसेज हो, मतलब जहाँ जहाँ भी आपने सर्विस की है आपकी सर्विस वेरीफाइड हो। सर्विस वेरीफाइड की एक स्टैंप लगती है, मतलब वो स्टैंप जो है वो पूरी सर्विस बुक पे लगी होनी चाहिए, ये सर्विस यहाँ पर की है थ्रू आउट जो भी आपका सर्विस का पीरियड है, तो वो वहाँ पर ये स्टैंप लगी हुई होगी कि आपने यानी थ्रू आउट दैट पीरियड आपने ये सर्व किया है इस महकमे में। ये वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस की भी स्टैंप लगती है, और फिर वेरिफिकेशन ऑफ पे फिक्सेशन, मतलब जो पे फिक्स होगी तो उसकी भी स्टैंप लगेगी, और फिर आपको वो सर्विस बुक इन ओरिजिनल भेजनी है, यानी ओरिजिनल फॉर्म में आपकी सर्विस बुक जाएगी, ना कि उसकी कोई कॉपी या डुप्लीकेट जाएगी। अगर आप नॉन गजटेड हैं तो ओरिजिनल फॉर्म में आपकी सर्विस बुक जाएगी एजीपीआर। उसके बाद है अंडरटेकिंग फॉर रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। अंडरटेकिंग आपको देना होती है, फॉर एग्जांपल ये कि आपको गवर्नमेंट ड्यूज जो हैं वो आपको ओवर पेमेंट हो गई है, किसी भी किस्म की ओवर पेमेंट हो गई है, आपके कोई भी गवर्नमेंट के ड्यूज आपकी तरफ रहते हैं। ठीक है, जो आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में भी नहीं पता, लेकिन बाद में जब आपका पेंशन का सारा केस कंप्लीट होता है तो कुछ ड्यूज आपकी तरफ निकल आते हैं गवर्नमेंट के, कुछ आपको ओवर पेमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी मद में हुई है, तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट ड्यूज हैं अगर मुझे ओवर पेमेंट हो गई है तो मैं उसको गवर्नमेंट को वापस करूँगा। ठीक है, तो ये आपको एक अंडरटेकिंग लिख के देनी होती है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट अबाउट नॉन इंटेलिजेंस इन पॉलिटिक्स, मतलब आपको ये सर्टिफिकेट भी देना होता है कि आप पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं होंगे। ये सर्टिफिकेट भी आपको देना होता है कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, नॉन इंडल्जेंस।
आप हिस्सा नहीं लेंगे, आप पॉलिटिक्स का, किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स का हिस्सा आप नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद है टू सेट्स। टू सेट्स हैं, टू सेट्स किस चीज़ के हैं? थम्स एंड फिंगर इम्प्रेशंस। इसके आपको टू सेट्स देना होते हैं थंब एंड फिंगर इम्प्रेशंस के, जो कि आप पेपर पे लगा के देंगे। नेक्स्ट भी टू सेट्स हैं। टू सेट्स इसमें है स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, मतलब स्पेसिमेन सिग्नेचर जो है एप्लीकेंट का, उसके भी आप टू सेट्स देंगे। अब ये जो टू सेट्स हैं ये स्पेसिमेन सिग्नेचर्स के एप्लीकेंट के ये भी साथ जाएंगे, मतलब एप्लीकेंट जो भी है वो अपने स्पेसिमेन सिग्नेचर करेगा, मतलब वो अपने सिग्नेचर करेगा कि मेरे सिग्नेचर इस तरह के हैं और मैं इस तरह से अपने साइन करता हूँ, तो उसके टू सेट्स बन के भी ये साथ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स शोइंग रिलेशनशिप, एजेस एंड वेदर डिपेंडेंट और अदरवाइज। अभी ये जो लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके भी टू सेट्स ही जाते हैं। जो भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स की लिस्ट बना कर देंगे और जो भी आप अपना वहाँ पर रिलेशनशिप शो करेंगे, एजेस शो करेंगे, डिपेंडेंसी शो करेंगे किसी की भी, आफ्टर टेकिंग पेंशन, जब खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो आफ्टर दैट वो जो रिलेशनशिप्स उसने शो किए हुए होते हैं एट दैट टाइम एंड द टाइम ऑफ टेकिंग पेंशन, तो जो रिलेशनशिप शो किए हुए होते हैं, एजेस शो की होती हैं, डिपेंडेंसी शो की हुई होती है कि आप पे डिपेंडेंट हैं या नहीं हैं या अदरवाइज हैं, तो उस हिसाब से उनको जो फैमिली पेंशन है वो उनको इशू होती है, ठीक है। यानी फैमिली पेंशन डिपेंडेंट्स को ही हमेशा मिलती है और उसमें एज भी बहुत काउंट करती है कि आपकी जो डिपेंडेंट है उनकी क्या एज है, तो वो भी बहुत काउंट करती है। इसलिए जो लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स है ये बहुत एहतियात से बना के देनी चाहिए, और इसमें जो भी इंक्लूडेड है, जो भी डिपेंडेंट आप पर इंक्लूडेड है, तो आप वो सारे का सारा इसमें लिख कर दीजिए, ठीक है। कुछ भी छोड़िए मत कि बाद में जो फैमिली पेंशन के टाइम पर खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मौका आता है फैमिली पेंशन का, तो उस टाइम पर किसी को कोई तकलीफ ना हो। टू फोटोग्राफ्स ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। एप्लीकेंट की टू फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं, वो भी इस फॉर्म के साथ जाती हैं। टू फोटोकॉपीज़ ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, CNIC आजकल बन रहे हैं, तो इसकी भी टू फोटोकॉपीज़ जाती हैं। फिर उसके बाद है अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ नेशनल बैंक ब्रांच फ्रॉम वेयर एप्लीकेंट विशेस टू ड्रॉ पेंशन। अब ये अकाउंट नंबर आपने लिख के देना है एंड नेम ऑफ नेशनल बैंक ब्रांच, जहाँ से आप अपनी पेंशन जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं। दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। समटाइम्स लोगों को ये नहीं पता होता है और वो जहाँ से पे ड्रॉ करवा रहे होते हैं तो वही रहने देते हैं अपना बैंक एंड ब्रांच, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट ऐसा बहुत दफ़ा देखा गया है कि जो भी पेंशनर्स होते हैं वो समटाइम्स अपने अपने इलाकों में मूव कर जाते हैं, मतलब वहाँ पर नहीं रहते हैं जहाँ पर वो जॉब कर रहे होते हैं। अपने जो भी उनका आबाई इलाका होता है, जहाँ से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर वो मूव बैक कर जाते हैं। अब आप वहाँ पर मूव कर गए हो और आपकी पेंशन जो है वो यहाँ आ रही है जहाँ पर आप जॉब कर रहे थे, तो आपको अगर बैंक आना पड़े किसी भी वजह से, किसी भी काम के लिए, किसी भी वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका रूट बहुत लंबा हो जाता है, आपको बहुत मुश्किल होती है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पर आपने आफ्टर टेकिंग पेंशन रहना है, ठीक है, मतलब पेंशन लेने के बाद जहाँ पर आपने रिजाइड करना है, जहाँ पर आपने रहना है, तो वहाँ का जो बैंक है वहाँ पर अपना एक अकाउंट खुलवा लीजिए और वो जो अकाउंट नंबर है और नेम है बैंक का, ब्रांच का, वो दे दीजिए ताकि आपकी जो पेंशन है वो उस जगह पर उस बैंक में आए। और अगर इन केस आपको कभी बैंक जाना पड़े, आप आसानी से बैंक जा सकें और अपनी पेंशन वगैरह निकलवा सकें। जो भी मामलात हैं आप उसको आसानी से देख सकें। अच्छा, फिर उसके बाद है इनवैलिड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन केस द एप्लीकेंट इज रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अब इनवैलिड सर्टिफिकेट जो है वो भी ओरिजिनल जाएगा,
ये ओरिजिनल बहुत ज़रूरी है कि इनवैलिड सर्टिफिकेट कब बनता है? इनवैलिड सर्टिफिकेट वो होता है कि इन केस खुदा ना खास्ता मेडिकल ग्राउंड्स पे अनफिट रिटायर हुए हैं आप, ठीक है? और जो सर्टिफिकेट मेडिकली आपको इशू हुआ है उसमें आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसमें ये सब लिखा हुआ होता है कि आप कैटेगरी ए, बी, सी कौन सी मेडिकल कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, तो उस हिसाब से आपको पेंशन जो है वो मिलती है। जो इनवैलिड सर्टिफिकेट है इन ओरिजिनल, तो वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एप्लीकेशन के साथ जो है वो इनवैलिड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल जाता। फिर नेक्स्ट है ईच एंड एवरी पेपर इज अटेस्टेड बाय द डिपार्टमेंट। आपके डिपार्टमेंट ने हर एक पेपर जो है वो अटेस्ट किया हुआ हो। आपका डिपार्टमेंट हर एक पेपर जो है वो अटेस्ट करेगा, तो तभी ये पेपर जो है AGPR में एक्सेप्टेबल होंगे। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मैंने अभी आपको बताया कि आफ्टर द डेथ ऑफ पेंशनर्स फैमिली पेंशन इशू होती है, और उसके लिए जो है कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब खुदा ना खास्ता डेथ जो है वो ड्यूरिंग सर्विस भी हो सकती है और आफ्टर द सर्विस भी हो सकती है, ठीक है? मतलब कोई पेंशनर की भी डेथ हो सकती है और कोई ड्यूरिंग सर्विस जब वो सर्व कर रहा हो ड्यूरिंग सर्विस भी डेथ हो सकती है। लेकिन फैमिली पेंशन के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इनके अलावा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं। ये सीरियल नंबर 105 है और इसमें नंबर 1 इन्होंने बताया हुआ है डेथ सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। डेथ सर्टिफिकेट जो है इन ओरिजिनल चाहिए होता है AGPR में। ओरिजिनल जो है हॉस्पिटल से लेकर सबमिट करवाइए। 2 फोटोग्राफ्स ऑफ विडो। अब विडो जो है वो उनकी 2 फोटोग्राफ्स जाएंगी, और डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ विडो। डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ विडो होता है, उसमें ये डिस्क्राइब किया हुआ होता है कि ये फलां खातून जो है फलां एम्प्लॉय की मिसेस है, ठीक है, या फलां खातून जो है वो विडो है फलां एम्प्लॉय की। तो ये मैंने एक डिस्क्रिप्टिव रोल जो है वो निकाला भी था। इसमें देखिए ये सिर्फ डिसीज्ड जो एम्प्लॉय है वो उनकी डिटेल लिखी हुई है, और फिर जो बेनिफिशरी हैं उनकी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है? जो बेनिफिशरी हैं मतलब ज़ाहिरी बात है जिनको पेंशन मिलनी है, तो उस हिसाब से उनकी डिटेल ये सारी की सारी लिखी हुई है। तो नाम लिखे हुए हैं और परसेंटेज लिखी हुई है, उनकी कास्ट कौन सी है, रेस कौन सी है, रेजिडेंस कहाँ है, और फादर का रेजिडेंस कहाँ है, और ये सारे के सारे जो भी उसमें ये डिस्क्रिप्टिव रोल होता है। और यहाँ पर आप डिसीज्ड एम्प्लॉय की भी डिटेल सारी देते हैं, और अपनी भी डिटेल जो विडो की डिटेल है वो भी सारी की सारी आएगी, ठीक है? फिर उसके बाद है नॉमिनेशन गार्डियनशिप फॉर माइनर चिल्ड्रन। अच्छा, गार्डियनशिप फॉर माइनर चिल्ड्रन, अभी यहाँ पे माइनर चिल्ड्रन इम्पॉर्टेंट है। माइनर चिल्ड्रन क्यों इम्पॉर्टेंट है? जो डिसीज्ड एम्प्लॉय है, जो पेंशनर है, उसके जो बच्चे हैं वो 18 ईयर्स से कम होंगे, ठीक है, तो वो माइनर काउंट होंगे। अब वो अगर माइनर चिल्ड्रन है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी की गार्डियनशिप में रहेंगे। उनकी जो पेंशनर है उनकी अगर विडो हयात है, मतलब उन बच्चों की वालदा जो है वो हयात है, तो वालदा ही गार्डियन बनेंगी, ठीक है? तो आपको इसमें गार्डियनशिप का लाजमी तौर पर माइनर चिल्ड्रन के लिए गार्डियनशिप का लाजमी तौर पर ये सर्टिफिकेट लेना होता है, ताकि जो पेंशन है वो वालदा के नाम जाए सारी की सारी, ठीक है? माइनर चिल्ड्रन के लिए भी गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, तो फिर जैसे जैसे भी विरासत की तकसीम होती है वो बिल्कुल उसी तरीके से जो बच्चों का हिस्सा है वो बच्चों के अकाउंट में जाएगा, जो वालदा का हिस्सा है वो वालदा के अकाउंट में जाएगा, ठीक है? इसलिए माइनर चिल्ड्रन के लिए ये लाजमी होता है कि आप गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट जमा करवाइए, ताकि वो जो सारे का सारा अमाउंट है वो वालदा के पास जाए और वालदा उसको छोटे बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी से खर्च कर सके, ठीक है? फिर उसके बाद है सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट ये होता है, ये जो विरासत का सर्टिफिकेट होता है, जो भी पेंशनर हैं जिनकी भी डेथ हो गई है, तो वो सक्सेसर्स जो हैं उनके वो फलां फलां हैं, ठीक है? मतलब उनकी विरासत जो है वो फलां फलां लोगों में तकसीम होगी,
और जो फैमिली पेंशन है वो फलां फलां लोगों में तकसीम होगी, या फलां फलां उनके विरासत के हिस्सेदार हैं या विरासत के हकदार हैं। तो ये सक्सेशन सर्टिफिकेट आमतौर पर लिया जाता है अदालत से। अदालत से ये सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद ही फैमिली पेंशन का केस जो है वो मूव हो सकता है। अच्छा, फिर अब विडो हैं अगर या विडोअर हैं, दोनों सूरतों में यानी मियाँ और बीवी दोनों सूरतों में नो सेपरेशन एंड नो मैरिज, नो रीमैरिज सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर मेल हैं जो कि पेंशनर थे जिनकी डेथ हुई है तो विडो होंगे, और अगर फीमेल हैं जो पेंशनर थी जिनकी डेथ हुई है तो विडोअर की सूरत में, यानी मेल की सूरत में या फीमेल की सूरत में जो भी बच्चों का गार्डियन होगा तो उसमें नो सेपरेशन सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा कि हमारे दरमियान कोई अलहदगी नहीं हुई थी, सेपरेशन नहीं थी। ठीक है, उनको नॉन सेपरेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नो रीमैरिज सर्टिफिकेट मतलब मैंने अभी तक रीमैरिज नहीं किया है और ना ही मैं रीमैरिज करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, यानी मैंने दोबारा से शादी भी नहीं की है और हमारी सेपरेशन भी नहीं हुई थी। ये हमें एक सर्टिफिकेट देना होता है। फिर नेक्स्ट है सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट शी इज़ द ओनली विडो नॉमिनेटेड विडो फॉर ड्रॉल ऑफ पेंशन, यानी आपको ये सर्टिफिकेट भी देना होता है कि आई एम द ओनली विडो। मर्द की सूरत में जाहिर बात है वो एक से ज़्यादा मैरिजेस कर सकते हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट देना होता है कि मैं आई एम द ओनली विडो। ठीक है, मैं ही एक ही विडो हूँ तो मेरे नाम पेंशन की जाए। अगर एक विडो नहीं होगी या दो विडो होने की सूरत में, टू विडोज होने की सूरत में अगर अलहदगी नहीं हुई है किसी एक से भी, तो फिर एक विडो जो है वो पूरी पेंशन नहीं ले सकती, फिर दोनों में बराबर पेंशन तकसीम की जाती है। ठीक है, तो आपको ये सर्टिफिकेट भी लाजमी देना होता है और ये सर्टिफिकेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रीवियस पेंशन बुक आपको देनी होती है। इन ओरिजिनल इज टू बी अटैच्ड विद पेंशन पेपर्स with the last payment certificate recorded by the bank for payment of lifetime arrears where PPO was issued. PPO होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब इसमें आपको जो उनकी पेंशन बुक है इन ओरिजिनल साथ लगानी होती है पेंशन पेपर्स के साथ, और जो लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट है बैंक से लेकर वो भी देना पड़ता है कि हमें जो है वो इतनी पेमेंट जो है पेंशन की हो रही थी, तो जहाँ से भी आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो इशू होता है जिस बैंक से भी, वहाँ से आपको लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है और प्रीवियस पेंशन बुक भी उनकी देनी पड़ती है। ईच एंड एवरी पेपर इज अटेस्टेड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सारे के सारे पेपर हैं वो जो डिपार्टमेंट कंसर्न है वो सब पेपर्स को अटेस्ट करेगा, तो फिर उसके बाद वो भिजवाएगा, यानी थ्रू डिपार्टमेंट ही आपकी एप्लीकेशन जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आप खुद जाके जमा करवाओ, आपको अपने डिपार्टमेंट में ही बताना होता है और वहीं से आपकी एप्लीकेशन जो है वो जाती है। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी, तो मैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पेंशन से मुतलिक बनाऊंगी उसमें CSR 25 जो रिवाइज्ड फॉर्म है वो फिल करने का तरीका भी बताऊंगी। अगर आपको कोई भी बात, कोई भी चीज़ इस पूरी वीडियो में समझ नहीं आई है या आप उस पर मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मुझे बहुत खुशी हो कि आपकी मदद करके। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपको जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका खुद से पता हो, और ये सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगर उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का खुद से पता हो वो उनके लिए बेनिफिशरी होता है। आपके केसेस जो हैं वो डिले नहीं होते अगर आपको पता हो कि आपको आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या क्या लेना चाहिए और कहाँ कहाँ से आपको वो मिल सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।